पिछले प्रकरण में हम लोगों ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की थोड़ी समीक्षा की और उस पर भगवत गीता के विचारों को जाना। अब समय है कि हम लोग वर्ण व्यवस्था पर आएं, जो जाति व्यवस्था से थोड़ी सीमित चीज है, क्योंकि जातियां हजारों हैं और वर्ण तो सिर्फ चार ही हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था पर भगवत गीता के क्या विचार हैं, यह बताने से पहले मैं दो कदम और चलना चाहूंगा। एक तो यह कि वर्ण व्यवस्था वास्तव में क्या थी सिद्धांततः, यह आपको बताऊं। और दूसरी बात, इसके बाद के प्रकरण में भगवत गीता नहीं, पारंपरिक हिंदू शास्त्र जो हैं, इतिहास, पुराण, उपनिषद, वेद, उनके संक्षेप में क्या विचार हैं वर्ण व्यवस्था के विषय में, ये अगले प्रकरण में बताऊं। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवत गीता के विचार क्या है वर्ण व्यवस्था के विषय में, और उनमें और जो पारंपरिक शास्त्र हैं क्या मतभेद या साम्य है। तो पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक स्थापत्य है, सामाजिक शिल्प है, समाज को संगठित करने का। पारंपरिक शास्त्र ये मानते हैं कि इसका निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है, इसलिए इसकी विशेष पवित्रता है, सैंक्टिटी है। तो इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण, जो धर्म का कार्य करते हैं, विद्वत्ता का कार्य करते हैं, राजा को और लोगों को सही जीवन, नैतिक जीवन जीने की सलाह देते हैं, धर्म धर्म में फर्क करते हैं, प्रवचन करते हैं और बड़ी तपस्या का जीवन जीते हैं, शुद्धता का जीवन जीते हैं। उसके नीचे क्षत्रिय वर्ग है, जो लड़ता है युद्धों को, जो शासन करता है, वह क्षत्रिय है। उसके नीचे एक तीसरा वर्ण है, जो वर्ण है वैश्यों का। ये कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वे वैश्य होते हैं। व्यापारी वर्ग कह सकते हैं आप, कृषक वर्ग कह सकते हैं आप। और उसके नीचे जो वर्ग है वह सेवा प्रदायी वर्ग है, सभी की सेवा करना, उसको सेवा प्रदान करना, ये शूद्र वर्ग है। तो इस व्यवस्था में नया क्या है, विशेषता क्या है, यह जाननी जरूरी है। दुनिया में हर जगह कार्य का विभाजन लोगों में हुआ, हर जगह। भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहां इस कार्य विभाजन को एक धार्मिक चोला पहना करके इसको सुदृढ़ कर दिया गया। तो इसके दो मुख्य लक्षण हैं वर्ण व्यवस्था के। एक तो ये कि निचले चेंबर से ऊपर कोई जा नहीं सकता। ये शूद्र पैदा हुआ वो शूद्र ही रहेगा, जो क्षत्रिय पैदा होगा वो क्षत्रिय ही रहेगा, ब्राह्मण नहीं बन सकता। जो वैश्य पैदा हुआ वो वैश्य ही रहेगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन सकता। तो ये चार अलग अलग लोहे के चेंबर बना दिए गए और इन्हीं में पैदा होना है, इसी में रहना है। आपकी क्या प्रतिभा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिसमें पैदा हुए हैं आप, उसी वर्ण में रहना है, सारा जीवन वहीं काटना है, उसी के कर्तव्य निभाते हुए। दूसरी विशेषता क्या है, जो व्यवहार में आ गई, और व्यवहार में ही नहीं आ गई, यह शास्त्रों में भी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, उपनिषदों तक में है ये नीच भाव जो है उपनिषदों तक में पाया जाता है। तो ऊपर के वर्णों का नीचे के वर्णों के प्रति नीच भाव, और विशेषकर शूद्र वर्ग के प्रति नीच भाव। यह नीच भाव कभी कभी यहां तक पहुंच जाता था कि शूद्रों के एक अंश के प्रति छुआछूत का व्यवहार भी होता था। वो आपको छू नहीं सकते, आप उनको छू नहीं सकते। अगर उनकी छाया भी पड़ जाए तो आपको स्नान करना होगा, शास्त्र कहते हैं आपके। तो ये जो नीच भाव है, ये दूसरी विशेषता हुई। आपस में शादियां नहीं हो सकती, ये तीसरी विशेषता हुई। ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में, और क्षत्रिय के क्षत्रिय में, वैश्य के वैश्य में, और शूद्र की शूद्र में। अगर शादी हुई और बच्चे हो गए तो उसको वर्ण संकर कहते थे, यानी आजकल जो कहते हैं हाइब्रिड, और उसको बहुत बुरा मानते थे, उसको शूद्र से भी नीच मानते थे। तो कुल मिलाकर आपने देखा महाभारत के जो बहुत महान चरित्र हैं, कर्ण, उनकी सारी जीवन कैसी दुर्दशा की लोगों ने, कैसा अपमानित किया उनको। तो शूद्रों को और वर्ण संकर को जीवन भर अवमानना सहनी पड़ती थी। शूद्रों को तो उच्च वर्ण के लोगों के समक्ष नीचे कुर्सी पर बैठने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि वह उनके प्रति असम्मान का द्योतक था। तो ये हुई वर्ण व्यवस्था, चाहे व्यवहार हो या सिद्धांत हो। मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको अगले प्रकरण में शास्त्रों से। इस विशेष व्यवस्था जो सामाजिक स्थापत्य है वर्ण व्यवस्था का, उसका बहुत व्यापक अध्ययन विश्व भर में हुआ है। और फ्रांस के एक समाजशास्त्री हैं लुईस डुमोंट, जिन्होंने एक किताब लिखी है होमो हायरार्किकस।
बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत बड़ी स्टडी है इसकी। कुछ लोग इसे बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि ये बिल्कुल वाहियात व्यवस्था है, गलत व्यवस्था है, अनैतिक व्यवस्था है, अनुपयोगी व्यवस्था है, ये नहीं रहनी चाहिए और निंदा करते हैं इसकी एक पक्ष के। दूसरे पक्ष के लोग ऐसे हैं जिसमें लुईस डुमोंट भी शामिल हैं, फ्रेंच जो समाजशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि इस प्रकार से दरकिनार मत कर दीजिए। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है पश्चिम की। पश्चिम एक वो कहते हैं उनके शब्दों में इंडिविजुअलिस्टिक व्यवस्था है। उनका सामाजिक स्थापत्य जो है वह इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्ति केंद्रित है। बाकी लोगों का हित चाहे जो भी हो, हमारे अरमान पूरे होने चाहिए, हमारी प्रतिभा सामने आनी चाहिए। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो वैकल्पिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये होलिस्टिक कहते हैं, यानी समग्र दृष्टि रखती है। सिर्फ व्यक्ति के अरमानों को नहीं देखती बल्कि समाज के भले को भी देखती है कि समाज ठीक से संचालित कैसे हो, कैसे अनुशासित रहे। तो ये दोनों प्रकार के दृष्टिकोण हैं और एक आर्थिक दृष्टिकोण भी है जातियों के प्रति विशेष करके, और वर्ण व्यवस्था के ही की ऑफशूट्स थी वो जातियां जो थीं। कई विद्वानों का यह मानना है कि भारत की जो संपदा थी, इसका जो जीडीपी था, देखिए अब यह बात बहुत प्रचारित हो चुकी है अर्थशास्त्रियों के बीच में। पहले ही हमारे लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया थी तो लोग हंसते थे। अब सारे जो अर्थशास्त्री हैं धीरे धीरे ये मानने लगे हैं कि प्रथम शताब्दी से लेकर, उसके पहले तो अलग बात थी 18वीं 17वीं शताब्दी तक भारत पर कैपिटा जीडी में सबसे ऊपर था पूरे विश्व में। तो इसकी जो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी उसके पीछे जातियों का बड़ा योगदान गिनाते हैं लोग। वो ये कहते हैं कि व्यापार जब चलता है तो माल की गुणवत्ता से चलता है, और गुणवत्ता कैसे आती है? एक्सपर्टीज से आती है, यानी उसकी जो विशेषज्ञता होती है, बनाने की कलाकारी होती है, हुनर होता है, उससे आती है। और हुनर में कैसे हमको प्रगति मिल गई भारत को? क्योंकि यहाँ पर हर ट्रेड को बनाने वाले वंशावली के हिसाब से काम कर रहे थे। पिता ने पुत्र को सिखाया, पुत्र ने अपने पुत्र को सिखाया, कुछ और बढ़ा के और समझा के, कुछ उसने और कला में वृद्धि की, और ऐसे करते-करते सभी चीज़ें जो भारत बनाने लगा वो बहुत उम्दा चीज़ें बनाने लगा, एक्सपर्टीज़ स्पेशलाइज़ेशन के कारण, विशेषज्ञता के कारण। अब इससे क्या हुआ कि इसका जो माल है वो चारों तरफ बड़ा लोकप्रिय होने लगा भारत का, और इसीलिए उसका व्यापार में कोई सानी भारत की नहीं थी। इतने ट्रेड रूट से आप देखेंगे, पढ़ेंगे इतिहास तो इसके कारण, जातियों की विशेषज्ञता के कारण, एक ही परिवार में लगातार हजारों सालों तक उसकी जो प्रतिभा विकसित हुई उस ट्रेड की, उस हुनर की, उसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी जबरदस्त रीढ़ मिली, और उसके कारण हमारी जो समृद्धि थी वो बढ़ती चली गई। अब वो चीज टूट गई तो अब वो विशेषज्ञता खत्म हो गई है। यह दूसरा पक्ष है। हमें दोनों पक्षों को जानकर किसी विषय पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, यही विवेक है। अब सवाल ये उठता है कि आज की स्थिति में क्या करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था जो है उसका क्या किया जाए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे व्यवस्था टूट रही है, स्वतः टूट रही है। इसका एक अंश छुआछूत कानूनी रूप से निषिद्ध हो चुका है। अगर आप छुआछूत करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। उचित है, बिल्कुल उचित है। और छुआछूत न भी करेंगे तो अब आप नीचे से ऊपर जाने वाली चीज भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ही हो गया। अब ट्रेन्स आ गई हैं, ट्रेन में एक साथ चलना ही है शूद्र को, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को। कौन पूछेगा कि आप सामने के बर्थ पे कौन सी जाति बैठी हुई है? खाना जब आता है तो किसने पकाया, कौन पूछेगा? लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं आपको। तो न केवल कानून बदल गया है बल्कि परिस्थितियां बदल गई हैं कि अब इस प्रकार का छुआछूत और भेदभाव रह ही नहीं सकता, आप चाह के भी नहीं कर सकते। जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जो बिल्कुल भूखे रह के यात्रा करते हैं, ऐसे भी कुछ मिल जाएंगे 1-2 लाख में एक आपको, जो फल भी नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं कि फल भी किसी अछूत ने छू दिया होगा तो क्या होगा, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, वो कहते हैं। तो ये चरित्र है वर्ण व्यवस्था का। इसके पक्ष में जिसने कहा लुईस डुमोंट ने, मैंने उनकी बात बता दी आपको। तो इसमें अगर कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि इसमें अगर वर्टिकल मोबिलिटी आ जाती, यानी ऊर्ध्वगामिता आ जाती, नीचे शूद्र जो है, बच्चा पैदा हुआ है लेकिन वो उसकी ब्राह्मण की वृत्ति है या उसकी फौज में जाने की वृत्ति है, उसमें उसका मन लगता है, उसमें उसकी स्वाभाविक क्षमता है, तो क्यों नहीं उसे जाने दीजिए। तो ये वर्टिकल मोबिलिटी अगर खत्म कर दिया आपने तो वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो गई, आधी खत्म हो गई। छुआछूत खत्म कर दिया तो फिर 3/4 वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। मिला जुला कर व्यवस्था बच नहीं जाती, वो नष्ट हो जाती है, और वही हो रहा है आज। वर्ण व्यवस्था लगभग नष्ट प्राय हो गई है, और कानून के अलावा जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उन्होंने भी यही कर दिया है। अब इस वर्ण व्यवस्था के विषय में जो भगवत गीता के विचार हैं उनको सुनकर परंपरावादियों को बहुत ठेस लग सकती है।
उस ठेस को कम करने का उपाय एक ही है कि भगवद गीता पे बोलने के पहले इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, इतिहास से ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करूं जो गीता के विचारों के लिए भूमिका तैयार करेंगे। तब तक के लिए हरि शरणम।